तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। सो माई सेल्फ अभिषेक कुमार सिंह और मैं आपको आज पी ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो, आपको पता है पी ब्लॉक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है अभी बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। आपने भी देखा होगा, अभी सिलेबस कहता है जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और सिर्फ कहता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ओनली। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। इसमें आप देखो, हम आज पी ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 2 में कौन से आते हैं? 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन फैमिली से। तो आज हम क्या करेंगे, मैं आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन नोट्स भी दिखाऊंगा जहाँ से सवाल आ सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो मैंने ऐसे अंडरलाइन करके रखा। और दूसरा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको आपके लिए मैंने अपने नोट्स बना के रखे हैं, कंसाइज नोट्स, जहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन नोट्स पढ़ना है आपके लिए। मैं भी होप करता हूँ ऐसा टफ पार्ट पड़ेगा। ये नोट्स है, मैं ऐसा पीडीएफ फॉर्म में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस नोट्स को आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन का इनका ग्रुप नंबर क्या है? 5A, या तो इसको हम ऐसा ग्रुप 15 भी पढ़ते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या? NH2 एंड NP3। ठीक है। और एलिमेंट्स इसमें सबसे पहले क्या है, याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर इसको आपने ऐसे बचपन में पढ़ा होगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। मैंने तो ऐसे पढ़ा था, आप जैसे जैसे याद किया आप याद कर सकते हो। कैसे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, तो ऐसा सीक्वेंस में याद रख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे एक बात आ जाती है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो जनरली आपको याद है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 7 होता है। फास्फोरस का आपको पता है कि 15 होता है, बट आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का तो जनरली याद होगा नहीं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, क्या? मैजिक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, ये मैजिक नंबर सब सब चीजों पे अप्लाई। मैजिक नंबर क्या होते हैं, आपको ये नंबर याद रखना है: 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। करना क्या है इसमें से? अब आप देखो, हमें कितने, 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बताने हैं। तो आप पीछे से 3 नंबर रखो, बाकी शुरुआत सामने से वो बाकी नंबर्स को आप कट कर दो। पीछे से 3 नंबर अब देखो, ये क्या? 18। आप 15 में 18 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 15 में 18 ऐड करने से आर्सेनिक का हो जाएगा 33। 33 में आप 18 ऐड करो, एंटी मनी के लिए क्या हो जाएगा? 51। 51 में 32 ऐड करो, बिस्मथ के लिए क्या हो जाएगा? 83। तो आप डायरेक्ट ये मैजिक नंबर के बेसिस पे बता सकते हो कि नेक्स्ट ग्रुप में कौन कौन से जितने भी एलिमेंट्स उनका क्या एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ। आपको पता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। आपको पता है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। कैडमियम, मरकरी का आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला मैजिक नंबर इस्तेमाल करते हैं। कैसे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है। कितने? दो एलिमेंट्स के बताने हैं, तो हम लास्ट के दो एलिमेंट रखेंगे, बाकी सामने का आप उसे कट कर दो। लास्ट के दो ये। अब देखो, 13 में क्या ऐड करना है? 18। 13 में ऐड करो, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48। 48 में 32 ऐड करो। ठीक है। 48, 32 ऐड करो तो क्या हो जाएगा इसका? 80। तो ऐसे किसी भी ग्रुप में, राउंड द ग्रुप, आपको अगर सीक्वेंस याद है तो आप किसी का भी एटॉमिक नंबर बता सकते हो। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब आप देखो, जनरली इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैं आपको इससे पहले आपको एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स दिखा दूं। एनसीईआरटी में देखो, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ये देखो, वही लिखा है, दिस इंक्लूड्स बिस्मथ। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि इन अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट, जिसको NaNO3 कहते हैं। ठीक है। उसका दूसरा नाम चाइल्ड सॉल्ट पेटर भी होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम इंडियन सॉल्ट पेटर भी कहते हैं। ठीक है। और फास्फोरस अकर करता है किसमें? एज मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। ये एपेटाइट फैमिली का देखो, ये फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना होगा: Ca9PO4 6 अब ये Ca9 कैसे है? आप देखो, कैल्शियम फॉस्फेट क्या होगा? Ca3PO4 ये कैल्शियम फॉस्फेट होगा, होगा ना? अब इसके 3 मोल्स अगर आप ले लोगे तो क्या Ca9 हो जाएगा? वही है ये, Ca9PO4 6
CaX2। ये X जो है ये बताता है कि कौन सा, अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो उसे हम फ्लोरो एपेटाइट कहेंगे, क्लोरीन लगा तो क्लोरो एपेटाइट, OH ग्रुप लगा तो हाइड्रोक्सो एपेटाइट। ठीक, तो यहाँ पे बाकी के चीज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जनरल ट्रेंड्स चालू हो जाता है। ठीक है, ये देखना है, इसी को मैंने ऐसे यहाँ पे उसके रीजंस दिए हैं, तो उतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम जो ऐसे कंसाइज नोट्स है हम उसी को देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान ये रखना है कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर नॉर्मल होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको पता है, डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होती है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड वो कम लगेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इसलिए नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस। बट ये एक ध्यान रखना है कि एंटीमनी और बिस्मथ इनका सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखोगे आप स्टार मार्क लगा हुआ, जहाँ पे भी स्टार मार्क लगा हुआ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कुछ इरेगुलर ट्रेंड दिखा रहे हैं, इस वजह से आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंटीमनी का ज्यादा होता है, फिर बिस्मथ, फिर आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, जनरली होना चाहिए था बिस्मथ फिर एंटीमनी, बस थोड़ा सा है तो ये ध्यान रखना। अब डेंसिटी, डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डाउन द ग्रुप जाने से मास इंक्रीज हो रही, मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, हाँ, अब क्या ध्यान रखना, ये ध्यान रखो आप, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये एक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आया भी है और आ भी सकता है। अब देखो, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो कैसे एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन ऐसे गैस एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 ऐसे सॉलिड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जा रहे हैं तो मास बढ़ता है, तो उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। आर्सेनिक में क्या, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एंटीमनी आता है, उसके बाद बिस्मथ, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। बॉइलिंग पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि एंटीमनी पहले आता है, उसके बाद बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, ये दो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे आप देखो, नाइट्रोजन ऐसा गैसेस एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे ऐसा सॉलिड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एलोट्रॉप, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है वो एलोट्रॉप दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, फास्फोरस एग्जिस्ट करते हैं तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म में, व्हाइट, रेड, ब्लैक, जो हम एंड में डिस्कस भी करेंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी येलो और ग्रे एलोट्रॉप, और बिस्मथ एग्जिस्ट करता है अल्फा, बीटा, गामा एलोट्रॉपिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बाकी एलोट्रॉप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो ग्रुप है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बिस्मथ ऐसा मेटल एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐसा नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है, और आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसा मेटल है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15, यहाँ पे आप देखोगे ये नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, +3, +5 और -3। ठीक है, और देखो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या, अब देखो क्या लिखा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। डाउन द ग्रुप जैसे हम बिस्मथ तक जाते हैं, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने से इनर्ट पेयर का इफेक्ट होता है, तो वहां पे जाने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल +5, वो नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे जनरल ट्रेंड लिखा हुआ, इन ऑल स्टेबिलिटी जो होती है, +5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 सबके लिए, बट फॉर बिस्मथ, बिस्मथ के केस में +3 इज ग्रेटर देन +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो ये जनरलाइजेशन है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू हो रहे हैं, कैसे, ये देखो, नाइट्रोजन +1 to +4 टेन टू डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। यहाँ आप देखोगे नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट कर रहा है, HNO2। ठीक है, +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। ये डिसप्रोपोर्शन किस में होगा, आप देखो यहाँ पे NO3 +5 में गया। ठीक है, और यहाँ पे NO2 -2 +2 में गया। ठीक है, तो +3 से +5, +3 से डिस्प्रोपोर्शनेट +5 में होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन,
ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नाइट्रस एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट होता है नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO गैस में और H2O, ठीक है। वैसे ही फास्फोरस में ध्यान रखना है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 -3 बोथ इन अल्काली एंड एसिड। अब आप देखो H3PO3 ये क्या है, H3PO3 यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ठीक है। ये किसमें है? ये देखो -3 और यहाँ पे क्या है, +5, ठीक है। तो ये ध्यान रखना H3PO3 जिसको आप कहते हो कि फास्फोरस एसिड, ये किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, फॉस्फीन PH3 और H3PO4, ठीक है। अब आप तो मैं एक बार एनसीईआरटी भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये रहे कि एनसीईआरटी के थ्रू ही हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो एनसीईआरटी दिखेगा, एक सेकेंड। हाँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आप देख चेक कर सकते हो, आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ग्रुप में। वैसे करके डेंसिटी डाउन को डिक्रीज, तो वही सब है जो मैंने पॉइंट्स आपको बोले, ठीक है। डाई नाइट्रोजन ऐसा डायटोमिक गैस वाइल अदर्स आर सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स, एंटीमनी बी मेटल, बिस्मथ मेटल, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम उसी के थ्रू पढ़ रहे हैं। बट यहाँ से लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे, टाइम लगता है और ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैंने ऐसा कंसाइज नोट्स रखा है जिसको आप डायरेक्टली ऐसा पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे आप देखोगे कि यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये देखो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1 to 10 टू डिस्प्रोपोर्शनेट, तो वो सब कुछ सेम है। अब एनामोनस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन का पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो यूनिक एबिलिटी है, सिर्फ नाइट्रोजन ही पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है विद इटसेल्फ। बाकी जो उसके नीचे वाले हैं वो डी पाई पी पाई बनाते हैं, ठीक है। देखो नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग ओइंग टू। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है तो उसके जो बॉन्ड है थोड़े जो हो जाता है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है वो वीकर देन इन सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड, ठीक है। अब आप नीचे आ जाओ। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये देखो द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ, ठीक है। ये BiH3 विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, मतलब डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे NH3 BH3 PH3 ASH3, यहाँ पे क्या हो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब अमोनिया जो है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल BiH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग ऑल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या, बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो क्या है, डिक्रीजेस इन द ऑर्डर NH3 PH3 ASH3, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ड्यू टू। अब ये एक पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जनरली इसके मेल्टिंग पॉइंट पूछे नहीं जाते हैं बट अगर कभी पूछ लिया जाए, अब देखो डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। अब देखो यहाँ है एस का बढ़ रहा, एंटीमनी का बढ़ रहा, बट अब NH3 का ज्यादा है। तो NH3 क्या है, NH3 में एग्जिबिट, यहाँ आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। तो कभी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाए तो याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट में NH3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर जनरल ट्रेंड होगा SbH3 का, उसके बाद AsH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर आपका PH3, ठीक है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा तो इसमें सबसे पहले तो आपका बिस्मथ आएगा, डाउन द ग्रुप ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एंटीमनी आएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। बट उसके बाद फिर आपका नाइट्रोजन आएगा, मतलब अमोन एमाइन अमोनिया NH3, फिर आपका ASH3, फिर आपका PH3। मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो ध्यान रखना है कि अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है NH3 का, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में तो बिस्मथ ज्यादा होता है, फिर एंटीमनी होता है, फिर अमोनिया आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखो यहाँ से रिएक्टिविटी का चालू हो जाता है, तो हम अपने नोट से ही सिक्वेंसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, ठीक है।
ये देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई यहाँ पे। अब हम क्या पढ़ते हैं आगे? अब देखो आप, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में क्या करना है? ये देखो, आपको पता है जो ग्रुप 15 की ये किस टाइप का ऑक्साइड है? अगर ये +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है और ऑक्सीजन किस में होता है? ऑक्साइड होता है -2, तो ये M2O3 दिखा सकते हैं और M2O5 टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, तो ये जो इस टाइप M2O3 वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, इसको एक अलग नाम से भी कहा जाता है सेस्क्यू ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द, मतलब ये जो ऑक्साइड्स हैं इनकी एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तभी तो हमने कहा कि आपने यहाँ ऊपर में पढ़ा कि ये देखो, सबसे पहले नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड, डाउन द ग्रुप जाने से मेटल्स। तो ये ध्यान रखना है, डाउन द ग्रुप जाने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है तो बेसिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करती है। ठीक है, डाउन मेटेलिक कैरेक्टर क्या, डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करती है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अब आप देखो, यहाँ पे एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि बिस्मथ का ऑक्साइड, ठीक है, फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, और आर्सेनिक और एंटीमनी का ऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटरिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड कौन से? तो डाउन द ग्रुप क्या बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो बिस्मथ के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड। और ये जो होंगे ये कहलाएंगे एम्फोटरिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो सबसे टॉप वाले एसिडिक, डाउन द ग्रुप बेसिक, बीच वाले एम्फोटरिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, किस टाइप के हैलाइड बना सकते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि MX3 और MX5 ही बना सकते हैं, क्योंकि +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, तो ड्यू टू डी ऑर्बिटल एब्सेंस के वजह से नाइट्रोजन फॉर्म्स डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने कभी NCl5 कभी नहीं देखा होगा, NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता, बट PCl5 इस टाइप के देखे होंगे, PCl3F2, मतलब जो नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट्स है वो पेंटावेलेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जा रहा है कि जो EX3 और ये जो पेंटावेलेंट वाले हैं उनकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी। कैसे? अब देखो, आपने पढ़ा है फाई, हम आते हैं फजांस रूल। फजांस रूल क्या कहता है? चार्ज अपॉन रेडियस। अगर चार्ज ज्यादा तो फाई ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो फाई ज्यादा। फाई ज्यादा का मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है कि जो +5 जो हायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो। ठीक है, अब आप आगे हम पढ़ते हैं क्या? डाई नाइट्रोजन। अब देखो क्या करना है कि इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है। देखो, कॉमर्शियल मेथड का प्रिपरेशन होता है, लेबोरेटरी मेथड का प्रिपरेशन, कुछ जनरल रिएक्शन होता है, तो आपको सब कुछ ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कॉमर्शियल मेथड में क्या, आपको पता है कि एयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है, और नाइट्रोजन के साथ अदर गैसेस भी है ऑक्सीजन में। तो एयर से हम कॉमर्शियल मेथड से कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसका मतलब क्या करता है? हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो जिसकी पहले लो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो पहले डिस्टिल आउट हो जाता है। ठीक है, और अदर गैस हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो गैसेस से जिसका लोअर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आप देखो लिक्विड एंटी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन, हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं।
ठीक है। और आप देखो लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो जब आप 77.2 पे पहुंचे, लिक्विड N2 आपका डिस्टिल आउट हो गया, तो हम N2 को सेपरेट कर सकते हैं। और अभी ऑक्सीजन तो डिस्टिल होगा नहीं क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी ज्यादा है, लिविंग आउट। तो ये कॉमर्शियल मेथड है, आपको ध्यान रख सकते हो। लेबोरेटरी मेथड में क्या ध्यान रखना है, अमोनियम क्लोराइड को जब NaNO2 से जब आप मिक्स करोगे सोडियम नाइट्राइड, तो वो क्या देगा, पहले तो ये NaCl बनेगा, और ये अमोनियम नाइट्राइड देगा, और अमोनियम नाइट्राइड डिसोसिएट होके N2 और H2O दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से डाई नाइट्रोजन मिल जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये ऐसा स्टेटमेंट और रीजन में भी कभी सवाल आ सकता है कि ट्रू और फॉल्स में। तो ये ध्यान रखना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ साइड रिएक्शन की वजह से NO और HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद ये भी पॉइंट्स लिया हो गया, दिस इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना है, स्टार मार्क लगाओ, मैंने पहले बोला जहां पे भी स्टार मार्क लगा हुआ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन से भी बनाया जा सकता है लेबोरेटरी मेथड में, सेकंड में ये क्या होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करोगे तो देखो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या देगा, इनटू गैस H2O और क्रोमिक ऑक्साइड देगा Cr2O3, ठीक है। ये एम्फोट्रिक नेचर का होता है और ग्रीन कलर का, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हो। अब आप देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आप डबल स्टार मार्क लगा, इस पे सवाल आ चुका है, वेरी प्योर नाइट्रोजन। आप देख सकते हो क्या लिखा, वेरी प्योर। ये जो दो मेथड्स, इसमें क्या लिखा हो, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। ये देखो बेरियम अजाइड है, सोडियम अजाइड, इसको अगर आप हीट करोगे, बेरियम अजाइड को हीट करने से बेरियम और N2 गैस मिल जाता है, और सोडियम अजाइड को हीट करने से क्या, सोडियम और N2 गैस। तो ये जो सोडियम है ये वेरी प्योर नाइट्रोजन है, तो ये डायरेक्ट सवाल कभी आपको पूछा कि वेरी प्योर नाइट्रोजन का कैसे हो। बाकी यहाँ पे भी हम मेथड आप कर रहे हो, बट इसमें इम्प्योरिटीज और अदर पार्ट्स जरूर होंगे, बट ये जो है ये एकदम प्योर नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस होता है। आइसोटोप आपको ध्यान रखना N14 और N15 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल, लिथियम अगर N2 गैस के साथ, लिथियम अगर N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आप देखो यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना। अब ये लिथियम है और ये N2 है, इसमें सबसे पहले बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप ध्यान रखो, लिथियम पे क्या चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव। और इस पे क्या चार्ज हो सकता है, नाइट्रोजन पे किस टाइप का चार्ज हो सकता है, एस। तो इस पे -3 का चार्ज हो सकता है, तो ये अगर क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, Li3n बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर रिएक्शन आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप चेक करते हो, लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा, और मैग्नीशियम अगर नाइट्राइड तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। और अगर इसको आप फर्दर, अगर ये क्या है, एच ओ एच मतलब ये पानी है, ठीक है। पानी में अगर आप डिजोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस है, ये OH माइनस के नेगेटिव का लिथियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, और क्या मिल जाएगा हमें, अमोनिया मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। सेकंड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हैबर्स प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो अभी हम आगे डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ N2 आपने पढ़ा भी होगा, 770 की अमोनिया गैस है। तो N2 की ये रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल में रिएक्शन करने से अमोनिया में, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे, हम अमोनिया अगर आप NaOCl के साथ, ये NaOCl के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो NaOCl है, ये कैसे टूटता है, ये टूटता है NaCl प्लस ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ये क्या था, ऑक्सीजन के पास जो आएगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो अमोनिया ऐसा है, यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है आपको पता है, -3, ऑक्सीडाइज होकर N2 गैस मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना, अमोनिया NaOCl के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, N2 गैस H2O और NaCl मिल जाएगा, ठीक है। और हमने आपने पहले भी पढ़ा होगा कि गैसेस को अब्जॉर्ब किया जा कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को पायरोगैलॉल में एब्जॉर्ब करते हैं,
ठीक है, ऐसे करके अलग अलग एब्जॉर्प्शन। तो जो N2 गैस है, ये कैल्शियम कार्बाइड पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है। कैल्शियम कार्बाइड में अगर N2 गैस एब्जॉर्ब होगा तो ये प्रोडक्ट देता है, ये क्या, कैल्शियम साइनामाइड, CaCN2 प्लस कार्बन। ये ऐसा गुड फर्टिलाइजर एक्ट करता है, बट इसका आपको ध्यान नाम याद रखना है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिम। ये ऐसा रिएक्शन गिवन है आपको, तो कैल्शियम कार्बाइड एस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। इसको क्या नाम देते हैं, नाइट्रोलिम का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्राइड। अब टाइप्स ऑफ नाइट्राइड में आपको क्या ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ नाइट्राइड ये देखो, ये तीन टाइप्स के नाइट्राइड है, सॉल्ट नाइट्राइड और आयोनिक नाइट्राइड बताते हैं, कोवैलेंट नाइट्राइड और इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। आप इसमें डिफरेंशिएशन याद रख सकते हो कि आयोनिक नाइट्राइड जो होंगे, आयोनिक नाइट्राइड एस ब्लॉक वाले बनाते हैं, ठीक है, कोवैलेंट नाइट्राइड पी ब्लॉक वाले बनाते हैं, और इंटरस्टिशियल नाइट्राइड डी ब्लॉक वाले बनाते हैं। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। अब देखो यहाँ एग्जिस्टेंस डाउटफुल क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप देखोगे जो ये जो लिथियम नाइट्राइड है ना, ये सिर्फ आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। बाकी ये जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं, बट किसी कहीं और भी रिसोर्सेस है जहाँ पे इनका एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा एग्जिस्टेंस डाउटफुल लिखा। बाकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ यही गिवन है, ठीक है, और ये अदर है। फिर कोवेलेंट में अल्युमिनियम नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, जर्मन, ये सब है। इंटरस्टिशियल में ये मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल में ये आपको एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आगे हम आते हैं अमोनिया। अब आगे ध्यान रखते हैं अमोनिया के जनरल प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। अमोनिया, अमोनिया का प्रिपरेशन के बारे में प्रॉपर्टीज में आपको नहीं देखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, बट इसको भी पढ़ना, क्योंकि अमोनिया NH4 है, NH4 प्लस आयंस को देता है, तो NH4 प्लस आयंस के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अमोनिया इट इज फॉर्म बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, एग्जांपल यूरिया, ठीक है। क्या होता है, ये यूरिया है NH2, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है पानी के प्रेजेंस में, ये देता है अमोनियम कार्बोनेट, वो डिकम्पोज होता है, तो अमोनिया H2। आपने देखा हो, जैसे भी कभी आप यूरिनल वाले किसी भी टॉयलेट से कभी आप पास आउट होते हो तो बहुत तगड़ी वाली स्मेल आती है, वो यही होता है, यूरिया डिकम्पोज हो जाता है, वहां से अमोनिया का गैस निकल डिकम्पोज होता है, तो ये वही होता है, ठीक है, H2O प्लस CO2, ठीक है। अब स्मॉल स्केल की प्रिपरेशन की आप बात करें तो अमोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम सॉल्ट अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो तो कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट के अमोनिया और वाटर दे देता है। वैसे ही अमोनियम सल्फेट अगर आप हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो सोडियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है। किसी भी अमोनियम सॉल्ट को आप कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है अमोनिया प्लस H2O में, ठीक है। अब मैं अभी आपको बात कर रहा था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये हैबर्स प्रोसेस। इसको ध्यान रखना, क्या होता है, N2 + 3H2 देता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये डेल्टा H एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ध्यान आपको यही रखना है कि इसकी जो इसकी जो इसकी जो आप प्रेशर है, ये ध्यान रखना है कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, टेम्परेचर 700 केल्विन होता है, ठीक है, ठीक है। प्रोमोटर ऐसा मोलिब्डेनम हम यूज करते हैं, और कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड को हम यूज करते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O LOA2। तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाते हैं, जो कभी ऐसा पूछा जा सके कि क्या टेम्परेचर। तो ध्यान रखना है कि प्रेशर 200 ATM, टेम्परेचर 700 केल्विन, प्रोमोटर मोलिब्डेनम, और कैटलिस्ट ऐसा आयरन ऑक्साइड हमें दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर अमोनिया, कलरलेस गैस एंड पंजेंट ऑर्डर। तो ध्यान रखना ये सही है। इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। तो अमोनिया आप देख रहे हो, हाइड्रोजन है, किससे, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट हो, ठीक है। अब अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये भी सही है। और तीसरे से ऑल ऑफ दिस। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या सवाल हो सकता, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर आपको पूछ लिया जाए किसका, NH3 और ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी का सवाल।
ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछ लिया जाए NH3 और PH3 में, तो आपको क्या ध्यान है? अब सॉल्युबिलिटी कह रहा है, तो NH3 को प्लस H प्लस में डालोगे तो ये क्या बनेगा? NH4 प्लस, और ये सॉल्युबल होगा तो क्या बनेगा? CH4 प्लस। तो किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? तो ये जो है, आपको यहाँ से आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, जहाँ तक क्या पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, कि कॉस थीटा, cos theta is equals to s upon of s minus 1 equals to p minus 1 upon p, ये कुछ पढ़ा होगा। यहाँ से परसेंटेज एस कैरेक्टर ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ध्यान हो, ये जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं और ये फास्फोरस के जो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज एस है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है ये है 31%, और यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ये है 82%। तो इससे देखो होता क्या है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर कम, तो यहाँ पे जो है परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। तो क्या होता है, सो डिफिकल्टी टू डोनेट लोन पेयर, सो सॉल्युबिलिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये फास्ट होता है, और ये जो होता है ये स्लो होता है, ठीक है। तो NH3 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है PH3 के सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। एक पॉइंट ये है। आगे अब बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया कि ग्रुप 15 में आपको जनरली ऑक्साइड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, इसके ट्रेंड और केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स वगैरह ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में जाए, इसके ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको ध्यान रखना, ऑक्साइड्स का पहला ऑक्साइड है ये N2O। ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O। ये कैसे? अमोनियम नाइट्राइड को अगर आप हीट करोगे तो वो नाइट्रस ऑक्साइड दे देगा N2O, ठीक है। और जिंक प्लस HNO3 डाइल्यूट HCl में अगर आप डालते हो तो जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड दे देगा प्लस H2। ये कुछ दो रिएक्शन से, ये प्रिपरेशन मेथड है जो आपको याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी: कलरलेस गैस, न्यूट्रल इन नेचर, नोन एज लाफिंग गैस, आपने पहले भी सुन रखा, नाइट्रस ऑक्साइड को ऐसे लाफिंग गैस कहा जाता है, ठीक है। स्वीट एयर। डिकम्पोजिशन बिहेवियर ध्यान रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है 500 डिग्री सेल्सियस और 900 डिग्री सेल्सियस में N2 प्लस O2 में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा ऑक्साइड है, ये आपने पहले भी सुन रखा होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का ये जो मेथड है, ये मेथड का जो प्रिपरेशन है, ये अगर आपको ध्यान होगा तो ये ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ का फर्स्ट स्टेप है। तो ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ मैं आपको अभी बताऊंगा, वो प्रिपरेशन ऑफ HNO3 के लिए होता है। तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैटालाइट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा रहे तो वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। बाकी अदर स्टेप्स हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है NO बनाने का। दूसरा, कॉपर को अगर आप HNO3 से रिएक्ट करोगे तो कॉपर नाइट्रेट देगा NO। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे HNO3, यहाँ पे भी HNO, जिंक के साथ किया तो N2। तो ये आपने अगर सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा होगा, ये आपको ध्यान होगा। तो अगर कोई भी मेटल है वो अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, अगर वो मेटल बिलो किसके, हाँ, बिलो, मेटल बिलो अगर पीबी है तो वो आपको NO गैस देगा। मेटल अगर बिलो पीबी, बिलो लेड, और मेटल अगर एवब लेड है, तो जिंक एवब लेड आता है तो वो आपको N2O गैस देगा। और जो भी मेटल्स लेड के बिलो आएंगे वो आपको NO गैस देंगे, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। डिकम्पोजिशन बिहेवियर ध्यान रखना है। डिकम्पोजिशन बिहेवियर में क्या होगा, 2NO इन प्रेजेंस ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस N2 और O2 में डिकम्पोज हो, यहाँ पे भी N2, ये भी N2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ये भी कलरलेस गैस है, कलरलेस और न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले गए हैं हम। हाँ,
ठीक है। अब आप देखो, प्रॉपर्टी कलरलेस गैस न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अब ये एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। एनो देखो, एस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो क्या करेगा, SnCl2 +2 से Sn को +2 से +4 में भेज देगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। और कुछ रिएक्शन में ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट देखो, KMnO4 में क्या होता है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2। ये एसिडिफाइड, आपको पता है ऐसा एसिडिक कंडीशन में भी मैंगनीज +7 से +2 में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने अभी तक दो ऑक्साइड पढ़े। ठीक है, दो ऑक्साइड। अब ये तीसरा, तीसरा कौन सा ऑक्साइड है ये, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि N2O3। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O4 के साथ रिएक्ट करके ये N2O3 है। ये किस टाइप का होता है, सॉलिड डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब इसका ये स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये गिवन है, एनसीईआरटी में ये गिवन है कि नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ये, ठीक है, अनसिमेट्रिकल स्टेट में इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। बट अगर सिमेट्रिकल हो तो इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। मैं आपको सब कुछ अभी एनसीईआरटी में दिखाऊंगा, आप सिर्फ अभी यहाँ पे ध्यान करो कि आप इस नोट्स को एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब ब्लू सॉलिड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन बिहेवियर, N2O3 रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और N2O3 अगर आप पानी में डालोगे तो नाइट्रस एसिड दे देगा। ठीक है, ये तीसरा ऑक्साइड हो गया। अब चौथा ऑक्साइड NO2, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है और इसको याद रखना। मेटल नाइट्रेट कभी भी अगर आप हीट अप करोगे तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और मेटल कभी भी नाइट्रेट के साथ हीट करोगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मेटल नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है आपने पता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कलर ब्राउन गैस होता है, एग्जिस्ट करता है। कैसे ही एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे डाइमर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो N2O4 के रेजिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टूट के हमें ब्राउन गैस मिल जाएगा। बट जब लो टेम्परेचर होता है तो वो ऐसा डाइमर एग्जिस्ट करता है। डाइमर ऐसा व्हाइट सॉलिड एग्जिस्ट करता है N2O4 में। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टूट के आपको NO2 ऐसा ब्राउन गैस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ये डिकम्पोजिशन बिहेवियर। तो डिकम्पोजिशन बिहेवियर में आपको क्या ध्यान रखना है कि डिकम्पोज कैसे होता है, 2Na2 NO और O2 में डिकम्पोज होता है। ठीक है, और ठीक है, अब ये भी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करा तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा SO2 में। ये ध्यान रखना, SO2 में ऑक्सीडाइज होगा, SO3 में नहीं। SO3 में ये ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा होगा। सल्फर को जब जब हम H2SO4 का प्रिपरेशन मेथड होता है तो वहां पे, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो SO2 तक ही ऑक्सीडाइज होता है, SO3 तक नहीं होता। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। सल्फाइड, सल्फाइड के -2 से सल्फर बन जाएगा ऑक्सीडाइज। फॉस्फोरस ऐसे फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट NO2 काम कर सकता है। KMnO4 को क्या +7 से +2 में रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सामने वाले को रिड्यूस और खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा। खुद को ऑक्सीडाइज, देखो यहाँ +4 है, यहाँ पे ऐसा +5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैसे काम करता है। ठीक है, अब आप देखो, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने लिख रखा। जनरली आपको ये जितने भी ऑक्साइड्स है ना, इनके स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं कि N2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो, ठीक है, ऑक्सीजन अपॉन सेंट्रल मेटल, ऑक्सीजन अपॉन सेंट्रल मेटल का आपको रेशियो चेक कर। अगर ये रेशियो, पहले तो अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, अगर ये रेशियो 2.5 से कम है तो उसमें XX बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर वो 2.5 है तो XOX बॉन्ड होगा, और अगर 2.5 से ज्यादा है तो XOX, मतलब ये परऑक्सिल लिंकेज हो जाएगी। कैसे, आप देखो, ये N2O4 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सेंट्रल मेटल, रेशियो क्या आएगा, 2.5 से कम है तो यहाँ पे XX बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड, बाकी स्ट्रक्चर। N2O5 का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने बोलो तो N2O5 में क्या हो जाएगा, देखो, ऑक्सीजन 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 आ रहा है, तो 2.5 मतलब XOX टाइप का स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। बाकी फिर हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर जनरली पूछे जाते हैं।
और अगर मैं बिलो सेकंड पेड, अगर मैं नीचे थर्ड पेड के जाऊं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन अपॉन सेंट्रल मेटल का अगर रेशियो 3.5 आता है, एक्सो एक्स टाइप का बॉन्ड होगा। और अगर 3.5 से कम आता है, 3.5 से कम, एक्स एक्स बॉन्ड होगा। और 3.5 से ज्यादा तो फिर फॉर एग्जाम्पल आप देखो Cl2O7, 7/2 रेशियो क्या आ रहा है, 3.5। ऑक्सीजन का नंबर लेना, ऑक्सीजन 7, सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्लोरीन होगा, तो 7/2 क्या आएगा, 7/2, 3.5। 3.5 आने का मतलब एक्सो, मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड होगा, एक्सो एक्स बॉन्ड होगा। क्योंकि आपको ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा स्टेटमेंट कि कितने यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड है, कोई भी इस टाइप का रैंडम स्ट्रक्चर आ जाए, तो ऐसे आप ध्यान कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर हम अब देख रही है H2O8 2 माइनस, यहाँ पे अगर आप निकालोगे, ऑक्सीजन कितना 8 है, और सेंट्रल मेटल कितना 2 है, रेशियो कितना आ रहा 4, ठीक है। तो क्या ये 3.5 से ज्यादा था? ये देखो, ऑक्सीजन के तरह है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, बाकी फिर ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर सकते हो। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर के लिए सवाल आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, नेक्स्ट ये आप देखो, N2O5, ये पांचवा ऑक्साइड है। N2O5 कैसे बनता है, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ P4O10, ठीक है, HPO3, और ये N2O5 बनाता है, ठीक है। ये क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। डिकम्पोजिशन बिहेवियर आपको ध्यान रखना है, N2O5 इन प्रेजेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर N2O5 थोड़ा सा ज़्यादा हीट करने पे कलरलेस सॉलिड जो ऐसा येलो लिक्विड हो जाता है, फिर थोड़ा सा और हीट अप करने पे NO2 गैस और हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका डिकम्पोजिशन है। और N2O5 को अगर आप H2O में डालोगे तो HNO3 देगा, और इसके ऊपर आपने पढ़ा N2O3 को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या देगा, N2O3 को पानी में डालोगे तो वो HNO2 देगा, नाइट्रस एसिड देगा, ठीक है। ये देखो, अब यही मैं आपको बोल रहा था इससे पहले, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो N2A है, ऑक्सीजन अपन नाइट्रोजन का रेशियो क्या देखो 2.5 से कम है, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। NO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके दो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का स्ट्रक्चर। N2O3 3/2 होगा, ऑक्सीजन 3 और नाइट्रोजन 2, तो रेशियो कितना आ रहा, 1.5। 2.5 से कम आ रहा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। NO2 में ध्यान रखना है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है एक लोन पे। N2O4 में नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और N2O5 में ध्यान रखना NON बॉन्ड होता है। तो इस टाइप के सवाल, चार ऑप्शंस आपको दे देंगे, यहाँ से आपको पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्ट्रक्चर हैज NON बॉन्ड, इस टाइप के स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी NCERT में सबके स्ट्रक्चर्स भी गिवन है। तो NON बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ऑक्साइड्स की बात थी, अब हम बात करते हैं एसिड्स, नाइट्रस एसिड, ठीक है, एसिड प्रिपरेशन। अब देखो HNO3 को आप क्या कहते हो, नाइट्रस एसिड। इसका प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, मेटल नाइट्राइड डाइल्यूट एसिड और HCl और H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनाता है, HNO2, ठीक है। N2O3 को मैंने अभी आपने ऊपर भी पढ़ा कि N2O3 का जो ऑक्साइड, उसको जब पानी में डुबो तो भी आप HNO2 मिल जाए, हाइड्रोलाइसिस करने। तो ये कॉमन मेथड हो गया प्रिपरेशन का नाइट्रस एसिड का, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, क्योंकि देखो HNO2 किस में डिसोसिएट होता है, H2O 2NO, और ये देखो नेसेंट ऑक्सीजन, आपको पता है अगर ऑक्सीजन के सामने कोई आएगा तो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे, ये देखो, ये रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड HNO2 के पास आया, नेसेंट ऑक्सीजन आई किस में है, आई माइनस के रूप में है, तो ऑक्सीडाइज होके I2 में चला जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता है के जो है KCl H2O और NO दे देगा, क्योंकि HNO2 इसमें टूटता है, ठीक। SnCl ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, SnCl4, SO2 ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, H2SO4, सल्फाइड S-2 कहाँ जाएगा, ऑक्सीडाइज होके प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आयरन +2 से कहाँ जाएगा, +3, ठीक है। तो जब HNO2 जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एक्ट करता है, ठीक है, इनको जिनको भी है इनको सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और ये कुछ रिएक्शंस है, ये ऐसे रिड्यूसिंग भी एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, HNO2 एक ऑक्सीजन लेके HNO3 बन जाएगा। ये देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज, तो HNO2 अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा तो वो HNO3 बन जाएगा, ठीक है। तो
कैसे होता है ये देखो, KMnO4 है, HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ, अगर ये रिएक्शन गिवन आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो ये है MnO4, एसिडिक कंडीशन कहाँ जाएगा, Mn+2 में चला जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना HNO2 जो है ये ऑक्सीडाइज होके HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये रिड्यूस हो रहा है तो +3 में जा रहा है, और HNO2 ऑक्सीडाइज होकर HNO3 बन जाएगा, H2O2 रिड्यूस होगा, H2O देगा, HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। HNO2 का रिएक्शन अगर आप अमोनिया से करवाओगे तो पहले तो वो अमोनियम नाइट्राइड देगा, फिर वो डिकम्पोज होकर N2 और H2O दे देगा, ठीक है। ये लास्ट रिएक्शन है HNO2 C2H5 के साथ अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस, ये रिएक्शंस आपको तो याद रखने पड़ेंगे कि ऐसा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग है, तो आप प्रोडक्ट उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मैंने बोला ना कि बहुत सारे मेथड होते हैं प्रिपरेशन के, लेबोरेटरी मेथड, लार्ज स्केल, कमर्शियल मेथड। ये लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, पोटेशियम नाइट्राइट अगर आप सोडियम नाइट्राइट के साथ अगर आप लोगे, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट या तो सोडियम नाइट्राइट, ठीक, H2SO4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है, और हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाए, ठीक है। अब लार्ज स्केल का प्रिपरेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बोला। लार्ज स्केल प्रिपरेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस का नाम क्या है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अमोनिया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट है। कौन से कैटलिस्ट है, प्लैटिनम रोडिनियम गॉज कैटलिस्ट जो है, इनके प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इनका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनिया का। तो सबसे पहले हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगा उसको जब आप पानी में डिजोल्व करोगे, ठीक है, तो वो हमें HNO3 देगा। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है कि कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया का पहले NO देगा, फिर NO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर NO2 बनेगा, NO2 पानी में डिजोल्व करने से HNO3 नाइट्रिक एसिड देगा, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है ये कि NO is recycled and aqueous HNO3 can be concentrated up to 68% by mass तक हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, और फर्दर कंसंट्रेशन भी किया जा सकता है, 98% कैन बी अचीव बाय डिहाइड्रेशन विद कंसेंट। आपको पता है H2SO4 ऐसे डिहाइड्रेटेड यूज किया जाएगा, तो हम फर्दर कंसंट्रेशन भी करके इसको 98% तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना, बर्कलैंड आइट प्रोसेस और आर्क प्रोसेस, ये ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, इसमें ये ध्यान रखना, N2 + O2 इन प्रेजेंस ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक आर्क देने पे NO में बनेंगे, स्टेप 1। फिर NO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 बनेगा, NO2 में पानी में आप डालोगे, ठीक है, तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिलेगा। फिर नाइट्रस एसिड भी अगर आप दोगे तो वो नाइट्रिक एसिड NO+H2। ये ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, बर्कलैंड हाइट प्रोसेस के 4 प्रोसेस दे देंगे आपको, पूरे क्या कन्वर्ट होता है। तो N2O2 पहले NO, फिर NO के साथ NO2 बनता है, फिर NOO2 H2O के साथ HNO2 प्लस HNO3 देता है, फिर HNO2 टूट के HNO3 + NO प्लस H2O देता है, अगर आप इसको दो में। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो क्या होता है, एक्सट्रीमली कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन एंड कॉजेस पेनफुल सोर्स, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होती है, और नाइट्रिक एसिड यूजुअली एक्वायर्स येलो और ब्राउन कलर ड्यू टू आपने देखा होगा कि लैब में जिसमें भी नाइट्रिक एसिड रखा रहता है वो ब्राउन कलर के बोतल्स में रखा, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है अगर आप नॉर्मल बोतल्स में रखोगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होता है, सनलाइट के प्रेजेंस अगर ये डिकम्पोज होगा तो ये NO2 देगा, और NO2 आपने अभी पढ़ा कि ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर। तो जनरली इसको हम थोड़े डार्क कलर के बोतल्स में रखते हैं, बट फिर भी आप डार्क में भी रखो थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन तो होगा ही होगा विथ टाइम, तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड यूजुअली एक्वायर्स येलो और ब्राउन कलर लिखा हुआ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सनलाइट इनटू NO2, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 H2O और O2 में, इस वजह से लैब में भी आपने जो देखा है वो कभी कभी उस देखोगे उसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये एक्ट ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉस्फोरस के हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस के हैलाइड्स में आपको अब मैं बता दूं, अब
ये नेक्स्ट है, तो इसको अब हम फास्फोरस के हैलाइड्स को अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में आप इतना ही देखो, नेक्स्ट अब हम फास्फोरस के हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ आया हो। कुछ भी ना समझ आया हो आप बता सकते हो और नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप वीडियो देख सकते हो आपको एक बार, और उसके बाद नोट्स आप साइड बाय साइड रख के आप नोट्स को अच्छे से एक बार देख लो, ताकि आपको एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। एक बार आपको मैं एनसीईआरटी भी दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में हमने कहाँ तक कैप्चर कर लिया है, ठीक है। आप आ जाओ एनसीईआरटी में। ये देखो आप, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन हमने देख लिया है, ठीक है ना। ठीक है। आप देखोगे प्रिपरेशन, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, ये रिएक्शन गिवन थी। ये रिएक्शंस हमने कवर अप कर लिया नोट्स में, ठीक है। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सब रिएक्शंस है, गिवन थी, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अमोनिया का प्रिपरेशन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हमने देखा। लार्ज स्केल प्रिपरेशन, ये देखो आप, लार्ज स्केल प्रिपरेशन अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सब टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ, ये तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो, ये देखो प्रेशर 200, ये सब कुछ मैंने ऐसे कंसाइज नोट्स में आपको ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया हूँ, ताकि आप एक बार पीडीएफ को पढ़ लो, वहां से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शंस है। नीचे देखते हैं और क्या है। ये देखो, जो मैं आपको बता रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो हम अलग अलग ऑक्साइड्स को डिस्कस कर रहे थे, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे डिस्कस कर रहे थे। डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, N2O, देख सकते हो N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, ये ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। इनके कलर गिवन है, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन गिवन है। अब देखो बेटा, ये याद तो करना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसको एक बार जनरलाइजेशन के रूप में याद कर सकते हो। आप देखो इसके नीचे इसके स्ट्रक्चर्स भी गिवन है। मैंने वो जो आपको ट्रिक दिया इस वजह से ही दिया था कि आप यहाँ से देख सकते हो, स्ट्रक्चर्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कभी स्ट्रक्चर्स 4 ऑप्शन हो गए, आपको पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया NO2 का स्ट्रक्चर, हो गया N2O4 का स्ट्रक्चर, हो गया N2O5, देखो NO1 NON बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो वो जो ट्रिक है वो हायर दूसरे ग्रुप में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। ठीक है। अब आप देखोगे, ये देखो प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड में KNO3 HNO3, ठीक है। ऐसे करके हम प्रिपेयर करते हैं। ये ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो मेथड है, ये देखो, ऑस्टोल्ड प्रोसेस, पहला स्टेप NO का प्रिपरेशन हो रहा, फिर NO2 का प्रिपरेशन हो रहा, फिर HNO3। तो ये सब कुछ मैंने ऐसा नोट्स में आपके लिए कंसाइज में कर दिया, ताकि आपको इसको बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। एक यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो इस एनसीईआरटी में, कि ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए फेमिलियर, आपने भी पढ़ा होगा, फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। ये डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ Fe2+ टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रेट होते हैं, ये देख सकते हो आप, नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, और वो रिएक्ट होता है Fe2+ से टू फॉर्म ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक टाइप से टेस्ट है जो आप याद रख सकते हो। और मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स के रूप में, जनरली नाइट्रोजन NPK फर्टिलाइजर्स आपने भी सुना होगा। तो ये जनरली ऐसे फर्टिलाइजर्स ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फास्फोरस और उसके आगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।